जय हिंद साथियों। कल ही संसद में आपने नक्सलवाद को लेकर के गृह मंत्री का एक पूरा वक्तव्य सुना। बहुत ही मार्मिक बातें उन्होंने बताई और इसमें कोई संदेह नहीं कि जो राजनीतिक इच्छा शक्ति नक्सलवाद को खत्म करने के लिए, उससे लड़ने के लिए वर्तमान सरकार ने दिखाई, उस तरीके की राजनीतिक शक्ति किसी और भारत की सरकार ने ना दिखाई, बल्कि उल्टा उनसे समझौता करने की, उनका तुष्टीकरण करने की, उनको ऊंचे ऊंचे ओहदों पर बिठाने की एक लंबा इतिहास केंद्र में कांग्रेस की तरफ से रहा। एक बात मैं यहां आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आतंकवाद की बात आती है तो हम पाकिस्तान का जिक्र करते हैं और इसमें कोई दो शक नहीं कि वो एक आतंकी देश है, जहां आतंकी फैक्ट्रियां हैं, जहां बचपन से आतंकी बनाए जाते हैं। उन्हें भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ या दुनिया भर में जिनको भी वो काफिर बोलते हैं उनके खिलाफ उनका ब्रेन वॉशिंग किया जाता है, फाइनेंस किया जाता है और पाकिस्तान से एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन ये सब पाकिस्तान ने सीखा कहां से? और ये सब सीखा चीन से। जी हां, चीन से। भारत में सबसे पहले आतंकवाद को प्रोत्साहन देने वाला, उनको शस्त्र देने वाला, उनके संगठन बनवाने वाला, उनको ट्रेनिंग देने वाला देश जो था वो चीन, जो समस्त उत्तरी पूर्व के राज्यों में इसने लिबरेशन स्ट्रगल के नाम पे कई गुटों को चीन ने जब हथियार दिए, ट्रेनिंग दी, तो वहीं 1967 से चीन ने एक दूसरा रास्ता निकाला और वो रास्ता था नक्सलवाद को समर्थन देने का। भारत में भी आपको मालूम है ऐसे साम्यवादी मौजूद थे जिन्होंने सन 62 में चीन को आक्रांता भी नहीं माना था। यहां तक कि उनके ही अपने एमपी को, जिसने कि भारतीय सैनिकों को अपना रक्त देने की बात कही थी, पार्टी से निकाल दिया था। और मजे की बात यह है कि बंगाल के अंदर चीन द्वारा प्रेरित, समर्थित और शस्त्र के साथ उनको तैयार करने वाला ये जो एक माओवादी पैदा हुआ, इसका पहला झगड़ा सीपीएम वालों से ही शुरू हुआ। एक लंबा इतिहास है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि किस प्रकार से बम फटते थे कलकत्ता के अंदर, बंगाल में और जगहों पर। मैंने खुद ये देखा है। 1969 में कल्याणी में ऑल इंडिया स्काउट जम्बूरी थी। जहां पे
ये बम भी चलाए गए थे नक्सलाइटों द्वारा। और पुलिस और इनके बीच में बंगाल में लगातार एक संघर्ष चला भी। और धीरे धीरे जो नक्सल तंत्र था ये अपनी जड़ें मजबूत करता चला गया। इनके विद्यार्थी के विंग आ गए, विश्वविद्यालयों में इनके विंग आ गए, राजनीतिज्ञों में आ गए, और इनको हवा देने के लिए मौजूद थे चीन के एजेंट। आईएसआई ने भी दिया, और यहां तक कि सीआईए ने भी इनको सपोर्ट किया कि जितनी भारत विरोधी शक्तियां थी वो सब एक होकर के इस आंदोलन को समर्थन दे रही थी। आंदोलन कह लीजिए या जो भी शब्द आप इस्तेमाल करना चाहें इनके लिए, आंदोलन के। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पे ध्यान देने की है कि हमारी एजेंसियों ने लगातार सरकार को इसके खतरों से आगाह किया कि दार्जिलिंग के एक वहां गांव नक्सलवाड़ी से शुरू होने वाला और फिर नेपाल का जो रास्ता इसके लिए अपनाया चीनियों ने, और वहां से फैलता फैलता ये बिहार, बंगाल, अब ये कहिए झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्रा, महाराष्ट्र, लगभग 10 भारतीय राज्यों में ये फैला। रेड कॉरिडोर बताया गया। और लगातार सरकार को इस बात की चेतावनी दी जा रही थी। आज भी वो जो कांग्रेसी है या वो जो शिंदे की चिट्ठी पढ़ी गई कल संसद में कि साहब वो विकास नहीं हुआ इसलिए यहां पे नक्सलवाद हो गया। अरे भाई, विकास को किसने रोका था वहां पे? ट्राइबल एरियाज के अंदर कांग्रेसी हुकूमतों ने नहीं विकास किया था ना, क्योंकि तो सामंत शाही प्रजातंत्र को वहां पे इन्होंने पाला था, चाहे वो बिहार था, चाहे बंगाल था, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश था। और बढ़ते बढ़ते इनका दूसरा हथकंडा बना मीडिया और फिल्म लाइन में घुस गए, फिल्म इंडस्ट्री में घुस गए। बॉलीवुड से फिल्में बनाई गई और फिल्में बनाई गई अन्य भाषाओं में भी दक्षिण भारत में। और क्या दिया गया कि साहब बहुत भयंकर शोषण होता है गरीब आदमी का, और इसलिए आदमी नक्सलाइट बनता है। किसी फिल्म में इन्होंने ये नहीं दिखाया कि छोटे छोटे बच्चे उठा के ले जाते थे, 7 साल के, 8 साल के, और उनको कैसे नक्सल बनाते थे, क्या जीवन उनका व्यतीत कराते थे। ये जो मानवाधिकारों की दुहाई देते हैं इनके नाम पे ह्यूमन राइट्स के, और अरुंधति रॉय जैसी फैशनेबल अमेरिकी डॉलर खाने वाली महिला और कई और हैं जो इनके वकील भी बन गए, वकीलों में भी इनके वो आ गए। और ह्यूमन राइट चिल्लाने वाले, अरे ह्यूमन राइट होते हैं ह्यूमंस के लिए, मानव अधिकार मानवों के लिए होते हैं, दानवों के लिए नहीं।
ये कौन सा मानवाधिकार था कि छोटे छोटे बच्चों को अगवा करके और उनको नक्सल बनाया जाए? जरा मुझे बता दे इस मानवाधिकार की डेफिनेशन। और इनको जो बाहर से सपोर्ट मिलनी शुरू हुई, मैं एक उदाहरण बताता हूं आपको। इंडो कैनेडियन इंस्टीट्यूट में ये फेलोशिप देते हैं, 1 साल के लिए वो लोग आते हैं वहां से, कनाडा से यहां शोध करने के लिए यहां के विश्वविद्यालयों में। तो गलती से मैं भी एक उनकी सिलेक्शन कमेटी में था अपने विश्वविद्यालय की वजह से। तो एक उनका वो प्रोजेक्ट देखता हूं मैं, जो नरविज्ञान एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी करना चाहता है ट्राइबल्स के ऊपर, आंध्र प्रदेश में। और क्या लिखता है अपने प्रोजेक्ट में कि मैं ऐसे देश के अंदर जनजातियों पे काम करना चाहता हूं जिस देश के अंदर जनजातियों को संवैधानिक कोई प्रावधान नहीं है उनकी सुरक्षा के लिए। और भारत से बढ़िया जगह और कौन सी होगी? समझ रहे हैं आप कि जितने प्रावधान संविधान के अंदर हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए हैं, शायद उतने दुनिया में कहीं नहीं होंगे। लेकिन यह शख्स कहता है कि भारत के अंदर कोई भी संवैधानिक को इनके लिए वो नहीं है, और मैं उसे स्टडी करना चाहता हूं। और फिर जब आगे मैंने पन्ने पलटे तो किनके साथ स्टडी करना चाहता है, इसके साथ कौन रहेंगे वहां पे हैदराबाद में? जो जाने माने नक्सलाइट प्रोफेसर थे। और जब मैंने इस सवाल को उठाया कि स्टॉप्सिस अप्रूव कैसे कर दी गई फेलोशिप की कमेटी के सामने लाने के लिए, तो कहा गया हम इसको बदलवा देते हैं। मैं कहा बदलवा देते हैं? मैं कहा मैं तो गृह मंत्रालय को लिखूंगा कि इस व्यक्ति को कभी भारत का वीजा ना दिया जाए। लेकिन सरकार पे सरकार जो है, इनके लिए एक ऐसा दृष्टिकोण लेती चली गई कि इनसे तो बातचीत करनी चाहिए। भाई क्या बातचीत करनी चाहिए? जो आदमी गोली लेके खड़ा है मारने को। और सबसे बड़ी बात, जिसका भारत के संविधान में कोई विश्वास नहीं है, जिसका भारत के एक देश के रूप में अस्तित्व के बारे में कोई सम्मान नहीं है, तो क्या बात करेंगे आप? और इसके विपरीत संविधान के अंदर जो स्वतंत्रताएं दी गई है, भारत के संविधान में कोई आस्था ना रखते हुए संविधान को मिटाने का वो प्रण लेने वाले, देश को मिटाने का प्रण लेने वाले, अपनी जान के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए वहां भारत के संवैधानिक अधिकारों की बात करते हैं। और बड़े बड़े हमारे वकील खड़े हो जाते हैं उनकी शरण में। ये दोगलापन। अभी भी क्या हो रहा है? आपने शाहीन बाग देखा था। मैंने पहले दिन से कहा था कि ये आप और ये कांग्रेस पार्टी बेवकूफ हैं जो वहां जाके बैठ गए हैं। ये शाहीन बाग कांग्रेस और आपका शुरू कराया नहीं था उस समय, इसको शुरू करवाया था आईएसआई ने और नक्सल्स ने मिलकर के, एक एक्सपेरिमेंट के ग्राउंड के तौर पे कि कितने लोग बाहर निकल करके आते हैं। मत भूलिए कि जब हमारे 76 सीआरपीएफ के जवान
एक ही हमले में मारे जाते हैं नक्सलों द्वारा, तो इनका स्टूडेंट विंग जो है जेएनयू के अंदर उत्सव मनाता है, भारत के झंडे को पैरों तले कुचलता है। क्या वो देशद्रोह नहीं था? और जहां नारे लगते हैं, वो एक इनका मारा गया तो कितने मारोगे और पैदा होंगे, ये फैशनेबल नारेबाजी वाले नक्सलाइट हैं। ये सेंटर के अंदर यहां बैठे हुए विश्वविद्यालयों के अंदर, हर विश्वविद्यालय में इनकी पहुंच है, पकड़ है, क्योंकि इनका नेटवर्किंग बड़ा स्ट्रांग है। तो इन पे कोई एक्शन नहीं। वो तो छोड़िए, ये टुकड़े गैंग वैंग ये सब जो मिले इनको, हमारे ये विरोधी दल वाले तो उनको समर्थन देने पहुंच जाते हैं वहां पे उनके साथ। चुन चुन के इन्होंने नक्सलपंथियों को देश की कमेटियों में रखा। मैं नहीं कर रहा, उनका बयान मौजूद है अब सारा का सारा, कल संसद में भी आ गया सारा का सारा। उनका स्टूडेंट विंग आज भी बड़े लीगल तरीके से काम कर रहा है, मान्यता प्राप्त है उसको। उनके स्टूडेंट विंग के 2 अध्यक्ष जो हैं भूतपूर्व वहीं जेएनयू के, वो अब आपके लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के यहाँ वो उसकी सेक्रेटेरिएट के मालिक हैं। तभी उसकी भाषा में आप देखते हो किस तरीके की अराजकता उसकी भाषा में झलकती है। और जैसा मैंने कहा, सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए, और उस महत्वपूर्ण कदम के उठाने के बाद में बहुत सारी ऐसी चीजें भी उजागर हुई हैं जो ये साबित करती हैं कि नक्सलवादियों का गरीबों की बात करना, शोषण की बात करना, ये सब ढकोसला था। अपनी उगाही करते थे, अपनी पैरेलल सरकार चलाते थे, बच्चों को जैसे वो जिहादी करते हैं कि बजाय बच्चों को पढ़ा लिखा करके कुछ बनाने के उनके हाथ में बंदूक थमाते हैं, वही काम ये करते थे। तो ये गरीब का भला कर रहे हैं। और एक बात भी और बता दूं, जो पहली घटना है 1967 की, जहां पे ये आता है कि वो एक को कत्ल किया गया गांव वाले का, वो जो भूमि वो थे लैंडलॉर्ड उनकी तरफ से, उनके कारिंदों की तरफ से। अरे कांग्रेसियों, अगर तुमने जमींदारी अनुमूलन पूरी तरीके से किया होता ना इस देश में, तो ये स्थिति नहीं आती। आज भी कई जगह पे किसान का शोषण नहीं होता इस तरीके से, खेतीहर मजदूर का शोषण नहीं होता इस तरीके से, लेकिन वो तुम नहीं करोगे, सिर्फ हल्ला मचाना जाओगे। और उसके बाद तो कई हरकतें पड़ी, केवल पुलिस से एनकाउंटर ही नहीं, बम ब्लास्ट से लोगों को मारा जाना, वो आईईडी लगा के सड़क पे मारा जाना, पुलिस का और उनका। और जितना पैसा कांग्रेस जो कहती है इन इलाकों में हमारे जिसे जनजातीय कहते हो, मैं तो अरण्यवासी कहूंगा, जो उनके विकास के नाम पे जाता था, जरा एक जांच करा लें अमित शाह उसकी भी, कि वो सारा पैसा जो है या तो वहां पे सरकारी अफसरों के मकान बनाने में जाता था, और या उनके लिए जीप खरीदने में जाता था, जनता के लिए नहीं जाता था। तो ऐसा में जनता को एक भड़काने के लिए, उकसाने के लिए नक्सलाइट्स, इन विचारधारा वालों को एक अच्छी जमीन मिल जाती थी।
और उसके साथ ही अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध बना करके चीन के भी समर्थक हो गए, पाकिस्तान के भी समर्थक हो गए, और कई तो सीआईए के भी समर्थक हो गए, जैसे मैंने आपको बताया। अब सवाल उठता है कि जो शस्त्र उठा के नक्सलाइट चलते थे, जैसा कि कहा गया है कि उनका इलाज हो गया, या तो उन्होंने सरेंडर कर दिए, या मारे गए, या कुछ भगोड़े बन के इधर उधर चले गए। लेकिन क्या इससे नक्सलवाद का अंत हो जाता है? नहीं। कोई भी विचारधारा उसके मानने वाले व्यक्ति के मारने से समाप्त नहीं होती। उस विचारधारा से लड़ने के लिए, उस विचारधारा को खत्म करने के लिए भी एक सशक्त विचारधारा और कार्यक्रम की आवश्यकता होती है, जो सरकार को अपनाना पड़ेगा। अन्यथा जितने भी ये धर्मनिरपेक्षता के नाम पे, मानवाधिकार के नाम पे ये नक्सल सक्रिय हैं, और एक तो आपने और बात देखी होगी इन दिनों में, जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। पिछले 5-6 साल में आपने इनके कोई स्टेटमेंट नहीं देखे होंगे, इनके नेताओं के या उसके नक्सलियों के, कि इन्होंने भी एक और रणनीति अपनाई। जब ये देखा कि राज्य हम पे हावी हो रहा है, हमारे जवान इन्हें ठोक रहे हैं, तो इनमें से कईयों ने, और मैं तो ये समझता हूं ये एक सोची समझी स्कीम के तहत हुआ है कि हर दल में घुस जाओ। जैसे सीपीआई ने किया था ना 71 के अंदर, कांग्रेस में घुस जाओ और वहां से कंट्रोल करो। यही हरकत इन्होंने इस समय इस देश में की है, और इन्हें पहचानना और इन पर कार्रवाई एक आवश्यक बात है देश के लिए। और इसी के साथ साथ काउंटर विचारधारा लाना, इनको एक्सपोज करना। ये ग्रेटा फ्रेटा दुनिया भर की ये ह्यूमन राइटिस्ट वाली ये पेड एनजीओ जो हैं, तो सीआईए के रोल पे है ना, जो हल्ला मचाते हैं। इनके प्रभाव को कम करने के लिए युवा पीढ़ी के अंदर किस तरीके से एक काउंटर कैंपेन इस क्षेत्र में भी उनके खिलाफ चलेगा। नहीं तो ये फिर उठ के खड़े हो जाएगा, और फिर कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करेंगे। ना जाने कितने लोगों को मारा है नक्सलाइट्स ने इस देश में, मासूम लोगों को मारा, राजनीतिक तो छोड़िए, मासूम लोगों को मारा है, जवानों को मारा है हमारे। और क्या बातचीत नहीं हुई? बातचीत हुई, नतीजा क्या निकलता? ये जिहाद और नक्सलवादी, जिहादी और नक्सलवादी, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक भारत को जिहाद करके खत्म करना चाहता है, और दूसरा भारत को या तो शस्त्र के रूप से जीते, इस्तेमाल करके, और या आराम से रहना चाहता हूं। तो साथियों, इस नक्सलवाद से
भले ही हम लोगों ने फिजिकल तौर पे छुटकारा पा लिया है, लेकिन मानसिक तौर पे इनके ऊपर कार्रवाई आवश्यक है। अन्यथा फिर कोई मौका आ जाएगा, फिर कोई बहाना ढूंढ लिया जाएगा और शहरों में बैठे हुए जो अर्बन नक्सल हैं ये फिर अपना स्यापा शुरू कर देंगे। और ध्यान रखिए कि नक्सलवाद केवल पैसे की उगाही नहीं है, ये विचारधारा सशस्त्र संघर्ष की बात करती है। कोई मानवाधिकारों का आदर नहीं, तो इनके जो समर्थक बैठे हुए हैं, चाहे विश्वविद्यालय में हो, कचहरी में हो, जज तक में निकले इनके समर्थक। भाई वो जिसने जमानत दी थी नक्सलाइट को, उसको तो वाइस प्रेसिडेंट का भी चुनाव लड़ाया ना, आपने सुना ही, कांग्रेस ने। तो इसको याद कर रखना होगा कि नक्सलाइट से क्या किया है। और फिर भी मानव अधिकार वाले जो हैं वो क्यों इनके पक्ष में हल्ला मचाते हैं। हाँ, सशस्त्र नक्सलवाद खत्म हो रहा है और उम्मीद है कि ये नक्सलवाद जो है जड़ समेत उखाड़ करके भारत से बाहर फेंक दिया जाएगा। जय हिंद।